दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता ही दिया है कि ये हमारा हिंदी का लास्ट वीडियो है और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद करने हैं। और इसके पहले मैंने इस हिंदी की जो प्रश्न बैंक है, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और आपका जो कल का जो पेपर है दोस्तों, आपका जो कल का पेपर है उसके लिए ये आखिरी वीडियो है और ये हिंदी विषय का है। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी विषय का आपका इसमें मैं संपूर्ण जो आपकी जो ग्रामर के प्रश्न हैं, जो 4 अंक के प्रश्न हैं, 5 अंक के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में बता दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर विषय के पेपर जो वायरल पेपर हैं वो आ चुके हैं हमारे पास में और वो अपलोड हम करने भी लग गए हैं। हिंदी का जो है दोस्तों, ये अभी हम स्टार्ट करते हैं 4 अंक के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, छंद की परिभाषा व प्रकार लिखिए। तो इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियम अनुसार प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। कविता का नियमबद्ध रूप छंद कहलाता है। और छंद के प्रकार 2 प्रकार के हैं, एक तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद कितने प्रकार के हैं याद रखना, छंद 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अब एक बात समझ लो, इन दोनों को भी मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके 4 नंबर का मामला है। ठीक है, तो जो मात्रिक छंद है उनकी जो गणना है दोस्तों, वो मात्राओं के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? मात्राओं के आधार पर। तो परिभाषा में आप लिखेंगे कि मात्राओं की गिनती पर आधारित जो छंद है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद की परिभाषा में आप लिखेंगे कि वर्णों की गणना पर जो आधारित छंद होते हैं वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न लिख लो, लिखकर याद कर लो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम्स है। चलिए, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये एक मात्रिक सम छंद है। कैसा छंद है गीतिका? ये एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। याद रखना, आप गीतिका में कितने चरण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गीतिका में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 व 12, 14 और जो 12 की यति से 26 मात्राएं होती है। तो याद रखना कि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है, जिसमें 14 और 12 की यति मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? तो याद रखना कि प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। ठीक है, हाँ, अब मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, गीतिका छंद का उदाहरण। तो ये उदाहरण आप पूरा का पूरा ऐसा कैसा ही छाप देना। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए शरण में हमको, सदाचारी बने, ब्रह्म रक्षक, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो ये आपका गीतिका छंद कंप्लीट हो चुका है। और अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, महाकाव्य और खंडकाव्य की विशेषताएं व उदाहरण बताइए। महाकाव्य और खंडकाव्य की विशेषताएं और उदाहरण आपका इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको महाकाव्य और खंडकाव्य देख लेना है। आइए देखते हैं महाकाव्य। पहला है, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। 8 सर्ग किस में होते हैं? याद रखना, महाकाव्य में होते हैं। ठीक है, 8 सर्ग होते हैं या फिर 8 सर्ग से अधिक सर्ग होते हैं। इसके बाद में महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। कौन से गुणों से? धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है महाकाव्य का नायक। और महाकाव्य में और क्या क्या होता है ये भी समझ लो। इसमें शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। अगला है, महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो महाकाव्य है उसमें किस किस की प्राप्ति हो जाती है? धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति महाकाव्य में होती है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। जो महाकाव्य है ना मेरे प्यारे दोस्तों, महाकाव्य में जो छंद हैं वो अनेक छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, अनेक छंदों का जो प्रयोग है किस में होता है? तो ध्यान रखना, महाकाव्य में होता है। और महाकाव्य का उदाहरण लिखिए, रामचरितमानस, कामायनी। ये दोनों महाकाव्य के उदाहरण हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे खंड काव्य, क्योंकि दोनों काव्य की विशेषताएं और उदाहरण पूछा है। महाकाव्य और खंड काव्य की विशेषताएं उदाहरण बताइए। तो अब हम खंड काव्य देखते हैं, क्योंकि महाकाव्य हमने देख लिया है। चलिए, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, ये ध्यान रखना है।
दूसरा है इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, जो खंड काव्य है उसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। अगला देखिए, कथा वस्तु पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। जो खंड काव्य है इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता होती है, का मतलब ये है कि जो खंड काव्य है इसमें श्रृंगार रस और करुण रस की रचनाएं आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, इसका उद्देश्य महान होता है। जो खंड काव्य है उसका उद्देश्य महान होता है। अब हम देखेंगे खंड काव्य की उदाहरण, पंचवटी और सुदामा चरित। पंचवटी की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की और सुदामा चरित की रचना नरोत्तम दास ने की। ठीक है, ये खंड काव्य हो चुका है और उदाहरण भी हो गए हैं। अब हम देखेंगे छायावाद की विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये उत्तर लिखिए और ये 4 अंक आपके कंप्लीट करके जाएगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोल दिया है कि पूरा जो ग्रामर सेक्शन है वो हमारा मोस्ट जो ग्रामर सेक्शन बच रहा था, आधा तो मैंने पहले बता दिया था और आधा जो लास्ट वाला है ये पार्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ और कंप्लीटेड पूरा हो जाएगा आज हमारा ये। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है आपको, सारे प्रश्न मिलेंगे। छायावाद की विशेषताएं इस प्रकार है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति और इसके बाद में वेदना एवं करुणा का आधिक्य, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात जो सत्ता है उसके प्रति प्रेम छायावाद की विशेषता है। और अगला देखिए दोस्तों, नारी के प्रति नवीन भावना। जो नारी है उनके प्रति क्या है, इस काव्य में नवीन भावना देखने को मिलती है। और जीवन दर्शन, ये विशेषताएं किसकी हो गई, ये विशेषताएं हो गई छायावाद की। ये सारी विशेषताएं छायावाद की हो चुकी है। और अब छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये छायावाद के कवि आ चुके हैं और उनकी रचनाएं भी आ चुकी है ये। ठीक है, कवि और उनकी रचनाएं। छायावाद के पहले कवि देख लेते हैं, फिर एक एक करके रचनाएं देखेंगे। ये छायावाद के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवि हैं। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद की रचना इस प्रकार है, कामायनी, लहर, आंसू, झरना आदि। जो कामायनी है ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, पल्लव ग्रंथि, गुंजन, वीणा आदि। ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, परिमल, गीतिका, अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की है और महादेवी वर्मा की है। रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत आदि। तो ये सारी हो चुकी हमारी कौन सा क्वेश्चन था, छायावाद की विशेषताएं, उनके कवि और रचनाएं। अब हम देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और उनके कवियों के नाम। विशेषताएं देखते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता, ये रीतिकाल की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। इसका अर्थ क्या है कि जो भाषा है रीतिकाल में कौन सी काव्यों ने प्रयोग की है, जो काव्य में ब्रज भाषा प्रयोग की है। मुक्तक काव्य की प्रधानता, जो काव्य है मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है। ठीक है, और ये जो मुक्तक काव्य है ना दोस्तों, इसमें मात्रा, यति, गति आदि से जो मुक्त जो होता है ऐसा काव्य इसमें होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता की भावना, ये भी रीतिकाल की विशेषता है। और इसके बाद में आचार्यत्व, प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल में कवित्व, सवैया, दोहा, कुंडलियाँ इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। मतलब कि जो रीतिकाल में कौन कौन से प्रयोग हुए हैं छंद, एक तो कवित्व हुआ है, सवैया हुआ है, दोहा, कुंडलियाँ भी हुए हैं सबसे ज़्यादा। और अब हम देखेंगे इस रीतिकाल के प्रमुख कवि और इनकी रचनाओं के नाम। ठीक है, ये विशेषताएं हो गई है रीतिकाल की। अब रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के हम नाम देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कवि है एक तरफ और एक तरफ रचनाएं हैं। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना है रामचंद्रिका और कवि प्रिया। रामचंद्रिका और कवि प्रिया, कवि प्रिया ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आप, ये है केशवदास की। और अब अगले जो कवि हैं वो देख लेते हैं रीतिकाल के। और जो कवि हैं दोस्तों वो आ चुके हैं, फिर संधि समास में अंतर देखेंगे। बिहारी, इनकी बिहारी सतसई है। भूषण, ये भी रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी। मतीराम भी रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचना है ललित ललाम और मतीराम सतसई। अब हम देखते हैं संधि और समास में अंतर लिखिए। देखिए,
संधि और समास में अंतर के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना महाकाव्य और खंडकाव्य में, ठीक है। इसको तो आपको लिख ही देना है, छाप ही देना है, देख लेना आपका जो पेपर है ना कल मैं जो बताऊंगा उसमें पूरा लिखना है। चलिए, दो वर्णों का योग होता है संधि, और समास होता है दो पदों का योग। दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना संधि में होती है, और जो समास है उसमें पदों शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। और संधि में संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जैसे देवर्षि तो देवधन ऋषि, तो इसमें संधि को तोड़ दिया तो इसमें क्या कहलाया, विच्छेद कहलाया। और जो समास है, समास को जो तोड़ना है वो विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है ना। अब हम संधि के बाद में बात कर लेते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य की। ये अंतर आपको लिख लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देखते हैं। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है, मतलब कि जीवन का संपूर्ण, ठीक है, समग्र रूप का वर्णन किस में किया जाता है, महाकाव्य में किया जाता है। और खंडकाव्य में देखिए, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। किसी भी एक घटना का वर्णन किस में होता है, तो वो होता है खंडकाव्य में। और अगला देखिए, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, और खंडकाव्य के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अनेक छंदों का प्रयोग हो। और महाकाव्य में इसमें शांत, वीर, श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, और जो खंडकाव्य है इसमें श्रृंगार व करुण रस प्राय प्रधान होता है। और इसके बाद में महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और खंडकाव्य का उद्देश्य महान होता है। जो खंडकाव्य है उसका उद्देश्य कैसा होता है, तो महान उद्देश्य खंडकाव्य का होता है। अब इसके बाद में अगला देखिए, महाकाव्य में प्रमुख महाकाव्य है रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और कामायनी। ये क्या है, ये प्रमुख महाकाव्य है, ठीक है। और इसके बाद में खंडकाव्य में देखते हैं, प्रमुख खंडकाव्य है एक तो पंचवटी, और दूसरा है जयद्रथ वध, और तीसरा है सुदामा चरित आदि। ये क्या है, ये खंडकाव्य है। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में आप स्टार लगाकर आप याद कर लेंगे इसे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द गुण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो शब्द गुण के प्रकार ये 3 प्रकार हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। मतलब कि ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण ये शब्द गुण हैं, और इनको हम एक और चीज़ भी कहते हैं, शब्द शक्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, शब्द शक्ति। इसी का जो एक और पार्ट है दोस्तों, याद रखना, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आती है, ठीक है। तो इन गुणों के आधार पर ही रहती है, वो भी एक बताऊंगा मैं। चलिए ओज गुण देखते हैं, जिस काव्य के सुनने से हृदय की भावनाएं उद्दीप्त हो। क्या हो जाए, हृदय की जो भावना है वो उद्दीप्त अगर हो जाती है तो वहाँ पर ओज गुण होता है। मन में उत्साह का गुण उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा गुण होता है, ओज गुण। प्रसाद गुण देखिए, प्रसाद गुण सरल, सरस तथा सीधे साधे शब्दों में की गई रचना में प्रसाद गुण होता है। और माधुर्य गुण देखिए, कोमल एवं अनुनासिक वर्णों से युक्त रचना जो अपनी सरसता और मधुरता से आनंदित कर दे, वो माधुर्य गुण होता है। अब हम देखेंगे इस शब्द गुण के बाद में मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर देखेंगे। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर निम्नलिखित है। मुहावरा वाक्यांश होता है। क्या होता है मुहावरा, वाक्यांश। अब वाक्यांश का अर्थ मैं समझा रहा हूँ। इसका अर्थ होता है दोस्तों वाक्य का अंश, ठीक है। तो ये मुहावरा वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूरी एक बात होती है ये, ठीक है, कही गई। तो याद रखना। अगला देखिए, मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। ये जो मुहावरा है ये किससे जुड़ता है, किसी भी वाक्य से जुड़ता है ना, या फिर वाक्यांश से जुड़ता है, या फिर वाक्यांश से जुड़ता है। उसके बाद में क्या प्रकट करता है, भाव प्रकट करता है ना। अब और जो लोकोक्ति है वो क्या करती है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये वाक्यांश है इसकी आवश्यकता किसको नहीं होती है, लोकोक्ति को नहीं होती है, ठीक है। लोकोक्ति को आवश्यकता नहीं होती है वाक्यांश की। अब अगला देखिए, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है और लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। जो लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति वो क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है। कैसे स्वतंत्र होती है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है लोकोक्ति। लेकिन जो मुहावरा है वो क्या होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है मुहावरा।
चलिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। एक बात मैं आपको समझा दूं कि जो काव्य है, काव्य के दो भेद हैं, एक दृश्य और एक है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, दृश्य जिसको हम देख सकते हैं और श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में कहानी उपन्यास देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, जिस काव्य को पढ़कर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है, जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना आदि। और दृश्य काव्य देखिए, जिस काव्य की आनंद की अनुभूति रंगमंच पर अभिनय देखकर होती है। क्या देखकर होती है? अभिनय। अभिनय मतलब होता है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं एक्टिंग। क्या कहते हैं? एक्टिंग कहते हैं। तो ये देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, किसमें? दृश्य काव्य में। तो उसे दृश्य काव्य कहते हैं, जिससे नाटक भी हम देख सकते हैं और एकांकी भी हम देख सकते हैं। ये दृश्य काव्य आता है। अब देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये कहानी और उपन्यास हो चुका है। अब नाटक और एकांकी देख लो। एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है और नाटक की कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है और चंद्रगुप्त जयशंकर द्वारा लिखित नाटक है। ठीक है। और अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनी आत्मकथा में अंतर, ये वाला। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10वीं MP बोर्ड, ठीक है। ये 2021 का आपका सारे एग्जाम्स का मटेरियल जो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, जीवन की जो किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है दोस्तों जीवनी, और आत्मकथा जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जो जीवनी है वो कौन सी घटनाओं पर आधारित होती है? सत्य घटनाओं पर। ठीक है, याद रखना, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। और आत्मकथा कैसी हो सकती है? काल्पनिक भी हो सकती है। काल्पनिक भी हो सकती है आत्मकथा। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है और आत्मकथा में लेखक वैयक्तिकता झलक जाती है। वैयक्तिकता किस में झलकती है? तो याद रखना, ये झलक जाती है आत्मकथा में। और इसके बाद में नेक्स्ट है, जीवनी प्रेरणादायक होती है और आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। ये रेखाचित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है और संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। रेखाचित्र चरित्र प्रधान होता है और संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है। रेखाचित्र का लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है और संस्मरण व्यक्तिपरक होता है। संस्मरण अभिधामूलक होता है और रेखाचित्र सांकेतिक तथा व्यंजक होता है। अब देखिए, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम आपको लिखना है। चलिए विशेषताएं देखिए, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरी सामाजिक चेतना का विकास, तीसरी है हास्य व्यंग, ठीक है, और चौथी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, पांचवी है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अब भारतेंदु युगीन जो कवि है उनकी रचनाएं ये यहाँ पे दे रखी है, देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना है प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी, और प्रताप नारायण मिश्र इनकी रचनाएं मन की लहर प्रेम पुष्पावली। अब अलंकार आ गया है दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रधन उक्ति, टेढ़ा मेढ़ा कथन या विचित्र उक्ति। जहाँ कथन का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लो इसको, ये उदाहरण लिखना है आपको, मैं सुकुमारी नात बन जोगू, तुम्हें उचित तब मोह कहूँ भोगू। तो ये जो है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। और 19वां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की कोई दो विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि इसे गद्य काल क्यों कहा गया है। तो ये आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, गद्य की विधा का विकास, आदर्शवादी रचना और साहित्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग, और उसके बाद में देखिए यथार्थवादी रचना। ये आधुनिक काल की विशेषताएं हो गई है। और इस काल को गद्य की विविध विधाओं पर आधारित है इसलिए लिखा गया है, इसे इसीलिए गद्य काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गद्य की विधाओं पर लिखा गया काल है। ठीक है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखिए,
20वां क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल की कोई कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी, इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नायिका सौंदर्य, नक्शिक वर्णन, रूप सौंदर्य बहुतायत से देखने को मिलता है। कवि के नाम देख लीजिए रीतिकाल के, ठीक है। केशवदास, उनकी रचनाएं रामचंद्रिका। बिहारी, इनकी रचनाएं बिहारी सतसई। और भूषण, इनकी रचनाएं छत्रसाल दशक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम। तो ये नई कविता की विशेषताएं, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, और उसके बाद में कुष्ठा, संतरास, मृत्युबोध, क्षणवाद को महत्व। ये किसकी है? नई कविता की विशेषताएं हैं। और नई कविता के जो कवि हैं उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीता फरोश। कुंवर नारायण, इनकी रचनाएं चक्रव्यूह और आमने सामने। दुष्यंत कुमार, इनकी रचनाएं सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे। तो ये नई कविता की विशेषताएं हो गई और उनके कवि के ये नाम भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और जो बच रही है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो नहीं बचे हुए हैं अब, लेकिन फिर भी एक और पार्ट में इसका बना दूंगा लास्ट वीडियो का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।